समंदर की लहरों को जिसने हम सफर बना लिया हो उसके सामने चुनौतियां खुद ही घुटने टेक देती हैं। सेलिंग बोट से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए तैयार भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने यह साबित करके दिखाया है। ये 2 सैन्य अधिकारी 2 अक्टूबर को 8 महीने की हैरतअंगेज यात्रा पर निकलेंगी। ये यात्रा अनगिनत चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने लहरों का सामना करने की तैयारी पूरी कर ली है। ऊंची लहरें, बेरहम मौसम, अथाह समंदर और हर कदम पर चुनौती। लेकिन भारतीय नौसेना की 2 जाबाज अधिकारियों का हौसला इन लहरों से टकराने को तैयार है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने समंदर के रास्ते पूरी दुनिया फतेह करने के लिए कमर कस ली है। अपनी सेल बोट तारिणी में सवार होकर ये दोनों सैन्य अधिकारी पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली इनकी हैरतअंगेज यात्रा गोवा से शुरू होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हरी झंडी दिखाकर इन्हें समंदर के सफर पर रवाना करेंगे। इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों का ये सफर नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा चरण है। इससे पहले पिछले साल नाविका सागर परिक्रमा के पहले चरण में इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने समंदर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने पिछले साल आईएनएस तारिणी में गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। वापसी की यात्रा पूरी करने पर इन्होंने करीब 18,000 नॉटिकल माइल्स का सफर पूरा किया था। अब अपने जज्बे से ये दोनों सैन्य अधिकारी एक नया इतिहास रचने को तैयार हैं। इस बार गोवा के ओशन सेलिंग नोड से इनकी यात्रा शुरू होगी। गोवा से ये ऑस्ट्रेलिया के केप लुइंग पहुंचेंगी। इसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के केप हॉर्न और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पोर्ट से होते हुए ये वापस गोवा लौटेंगी। इस पूरी यात्रा में इन्हें 8 महीने का समय लगेगा। यात्रा का हर एक लम्हा चुनौतियों से भरा होगा। इस यात्रा के दौरान सिर्फ आईएनएस तारिणी पर लगे सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 21,600 नॉटिकल माइल्स की यात्रा के दौरान आईएनएस तारिणी सिर्फ हवा की मदद से चलेगी। इस दौरान किसी इंजन का इस्तेमाल नहीं होगा। I'm really excited. We're well aware of all the difficulties we might face during the expedition. We are fully prepared. We have been training since almost 3 years for the circumnavigation. Upcoming voyage is going to be a challenging one and I feel really excited and thrilled about it. लहरों से टकराने का ये जज्बा सिर्फ महिला शक्ति ही नहीं, बल्कि समंदर में भारतीय नौसेना की काबिलियत की मिसाल है। इस यात्रा के संपन्न होने पर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं गरबा की। गुजरात के गरबा की पहचान तो पूरी दुनिया में है ही। देश विदेश से गरबा प्रेमी नवरात्र पे गुजरात आते हैं और मां अंबे की आराधना के लिए किए जाने वाले गरबा डांडिया रास में शामिल होते हैं। खासकर राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में नवरात्र पे गरबा डांडिया की धूम देखते ही बनती है। नवरात्र का त्योहार करीब है, लिहाजा राजकोट में भी गरबा की प्रैक्टिस पूरी रफ्तार से चल रही है। मार्केट भी ट्रेंडी चनिया चोली जैसे पारंपरिक परिधानों से सज चुके हैं। माँ अम्बे की आराधना का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है। अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से माँ को प्रसन्न करने वाला नवरात्र बस दस्तक देने को तैयार है। पूरे 9 दिनों तक गरबा और डांडिया की धूम पूरे गुजरात के पंडालों में दिखने वाली है। वक्त कम है, लिहाजा रिहर्सल फुल ऑन है। अलग अलग पंडालों में एक ताल एक लय पर जब गरबा प्रेमी सजे धजे पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हैं तो नजारा देखते ही बनता है। इस नवरात्र भी रंग कुछ ऐसा ही जमेगा। इसके लिए आरजेडी राजकोट में आके यहाँ का गरबा कल्चर देख के मैं एकदम ढल गई हूँ इस कल्चर में एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू नवरात्रि फेस्टिवल। और मैं भी 9 डेज एकदम एंथुजियाज्म से खेलने वाली हूँ और बहुत मजा आ रहा है। देव ग्रुप
से अटैच होके, एंड आई थिंक ओवर द इयर्स अब मैं हमेशा चाहूंगी कि आके यहाँ पे गरबा प्रैक्टिस करूं और इसमें और परफेक्ट होती जाऊं। इस साल नवरात्रि का अलग ही जोश है। हमने बहुत सारे स्टेप्स वेरिएशंस के साथ सीखे हैं यहाँ पे, और बहुत ही जोर शोर से हमने पूरी चोली है, हमारी ड्रेसिंग है, हमारा मेकअप है, सब कुछ हमने बुक कर लिया है। एंड बस हम फुल रेडी है नवरात्रि के लिए। पूरे गुजरात में नवरात्र के कुछ महीने पहले से ही गरबा और डांडिया क्लास शुरू हो जाती हैं, जिसमें गरबा एक्सपर्ट्स गरबा प्रेमियों को पारंपरिक और नए नए गरबा स्टेप्स सिखाते हैं। गरबा स्टेप्स में भी हर साल नए नए स्टेप्स आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इस साल झांझरियो स्टेप, प्रणाम स्टेप, डाकला स्टेप और सालसा गरबा स्टेप ट्रेंड में है। इस गरबा क्लास में 4 स्टेप गरबा से लेकर 150 स्टेप के गरबा नृत्य सिखाए जा रहे हैं। नवरात्रि का माहौल पूरी जोश से बन रहा है। इस साल नए स्टेप में जो सॉन्ग ट्रेंडिंग में आता है ना, उसके ऊपर सब स्टेप बना रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है गलगोटा स्टेप, डाकला स्टेप है, इस तरह के एक प्रणाम स्टेप है, और जो भी सॉन्ग ट्रेंडिंग में आते हैं उसके हिसाब से सब स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। खेलैया में पूरी जोश से माहौल है। सब ड्रेसिंग, पासेस और पूरे जोश से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 8 साल से लेके तक 55 साल के लोगों तक पूरा क्रेज अभी बना हुआ। गरबा और डांडिया रास देखने में तब और आकर्षक लगता है जब इन्हें आकर्षक पारंपरिक परिधानों में पहनकर किया जाए। हर साल गरबा ड्रेस की नई नई वैरायटी गरबा पंडालों की रौनक बढ़ाती है। इस साल भी बाजार रंग बिरंगी खूबसूरत चनिया चोली से पटे पड़े हैं। चनिया चोली की नई नई वैरायटी देखने को मिल रही है। जो विंटेज में अभी चोली आ रही है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, और उसके साथ साथ मिरर में भी है। जो ओरिजिनल मिरर आ रहा है, इसमें ओरिजिनल मिरर है, प्लेन में है कलेक्शन, और साथ में प्रिंटेड भी है, आप देख सकते हो फुल फ्लेयर के साथ। और दूसरा ये कच्छी वर्क में, वो भी फुल फ्लेयर के साथ, और इसमें पैच लगाए हुए हैं, वो गरबा खेल रहे हैं कपल ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कलेक्शन आया है। इस साल जो अजरक सिल्क है, प्रिंट है, और उसमें भी कंप्यूटर प्रिंट में गामठी प्रिंट आए हुए, और वो सब नहीं आया है। लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा ट्रेंड अलग हो गया है। जो टीका टिक्की का वर्क था वो थोड़ा सा कम हो गया है, पर जो रैंकर होते हैं वो टीका टिक्की वर्क को ही प्रिफर करते हैं, और जो ऐसे ही खेलने जाते हैं मौज शौक के लिए वो प्लेन पसंद करते हैं, गामठी पसंद करते हैं, और नया जो अजरक सिल्क में आया वो पसंद करते हैं। कई लोग तो हर साल ट्रेंड के मुताबिक नए डिजाइन, नए पैटर्न के गरबा पोशाक खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नवरात्र के कॉस्ट्यूम रेंट पर लेते हैं। चनिया चोली और कुर्ता पैजामा का रेंट एक दिन के लिए 500 रुपए से लेकर 3000 तक होते हैं, जबकि 9 दिन के पैकेज के लिए 9 से 10,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। लेकिन सवाल जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का हो, सबसे आकर्षक दिखने का हो, तो पैसे मायने नहीं रखते, शौक मायने रखते हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, गुजरात के गरबा डांडिया पंडालों में गरबा प्रेमी जिस घाघरा चनिया चोली को पहनकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, क्या आप जानते हैं वो पारंपरिक परिधान बड़ी मात्रा में गुजरात के अंबाजी में तैयार की जाती हैं। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ में तैयार की गई चनिया चोली गुजरात समेत देश विदेश में सप्लाई की जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मां अम्बे की आराधना में किए जाने वाले गरबा और डांडिया रास की रौनक होती है। परंपरागत आकर्षक परिधान चनिया चोली, जिसकी डिमांड हर साल नवरात्र पर बढ़ जाती है, जिसकी नई नई वैरायटी हर साल बाजारों की शोभा बढ़ाती है, और जिस घाघरा चनिया चोली को पहनकर गरबा प्रेमी पंडालों में आकर्षण का केंद्र बनते हैं। नवरात्र पर पूरे गुजरात में अपनी चमक बिखेरने वाली वो घाघरा और चनिया चोली तैयार होती है इसी राज्य के बनासकांठा जिले में मौजूद अंबाजी में। अंबाजी गुजरात का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। नवरात्र करीब है, लिहाजा घाघरा चनिया चोली बनाने का काम पूरी रफ्तार में चल रहा है।
2400 घंटे सिलाई मशीन चल रही है। कारीगर परिधान सिलने में व्यस्त हैं। चनिया चोली में बनाता हूँ, गुजराती, जयपुरी, मारवाड़ी, जो ग्राहक पसंद करते हैं ऐसे में बना के उनको दे सकता हूँ। रोज का बनाते 100 घाघरे बनाते। यहाँ पे मेरे कारीगर है, 100 कारीगर काम कर रहे हैं मेरे पास। अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। राजस्थानी कारीगर डिजाइन और आकर्षक घाघरा चनिया चोली, बाड़मेरी चनिया चोली, लेस पट्टी वाली चनिया चोली सिलते हैं। अलग अलग जगहों पर 30 से लेकर 100 कारीगर परिधानों को तैयार करने में लगे हैं। एक कारीगर रोजाना 100 से ज्यादा घाघरा चनिया चोली सिलता है। ये चनिया चोली तैयार होकर गुजरात के अलग अलग शहरों में सप्लाई की जाती है। जो मटेरियल जैसे राजस्थान से भी आता है, जैसे गुजरात से भी आता है, और यहाँ अलग अलग जैसे लेस पट्टी हो गई, और लेस पट्टी लगकर ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ से चनिया चोली जाती है। और सामने अभी नवरात्रि आने ही वाली है, तो यहाँ के अभी नवरात्रि में चनिया चोली जो है, जैसे अभी बाड़मेरी चनिया चोली बहुत ज्यादा बिक रही है। बाड़मेरी हो गई, जैसे लकड़ी के पट्टे हो गए, अंदर मल्टी कलर की चनिया चोली, कच्ची चनिया चोली, वर्क वाली चनिया चोली, ऐसी चनिया चोली अभी बहुत ट्रेंड पे है। और वाकई में जो कॉन्सेप्ट है, इनका थीम कॉन्सेप्ट है, वो सारे उत्तर गुजरात में जाता है। यहाँ से माल होलसेल में एग्जीबिशन हेल्ड करने के लिए भी सारे लोग यहाँ से लेके जाते हैं। और मुझे तो यहाँ का कलेक्शन इतना पसंद है कि हर साल कुछ नया डिजाइन देखने मिलता है। अंबाजी के कारीगर हर साल कुछ नया, कुछ अलग चनिया चोली तैयार करते हैं। इस साल भी बाड़मेरी समेत अलग अलग वैरायटी की चनिया चोली ट्रेंड में है। खासकर मल्टी कलर चनिया चोली कुछ ज्यादा ही डिमांड में बनी हुई है। गुजरात के बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद हर भक्त के मन में सवाल है कि क्या मंदिर में मिल रहा प्रसाद शुद्ध है। सोशल मीडिया पे प्रसाद में मिलावट की बात चर्चा में है। इस खबर के बाद मंदिरों में प्रसाद व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पुरी में भी इस विवाद का असर नजर आ रहा है। हालांकि यहां किसी तरह की शिकायत नहीं मिली, फिर भी जिला प्रशासन 12वीं सदी के मंदिर में कोठा भोग और बरादी भोग तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घी की गुणवत्ता की जांच करने जा रहा है। उधर काशी विद्वत परिषद ने अपील की है कि मंदिरों में लड्डू और पेड़ों का प्रसाद बंद हो। तो देश के प्रमुख मंदिरों में कैसी है प्रसाद व्यवस्था, हमने इसकी पड़ताल की। इस फैक्ट चेक में क्या मिला, आपको दिखाते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाने की खबर से पूरे देश में हलचल मची है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं तो आप उसकी शुद्धता के बारे में सोचते होंगे। देश भर के लाखों हिंदू खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई चौंकाने वाली घटना कैसे सामने आई। बालाजी मंदिर के लड्डू पर सवालिया निशान लगने के बाद देश भर के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसादों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इन प्रसादों में भी तो मिलावट नहीं हो रही। GNT ने इन्हीं सवालों को लेकर देश के कुछ मंदिरों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ चढ़ाए जाने वाले प्रसाद पर पुजारियों और श्रद्धालुओं की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की, जहां मंदिर परिसर में ही भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहां गणपति भक्तों के लिए प्रसाद किस तरह से तैयार किया जाता है और उसमें घी के अलावा किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जानकारी हमें सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पदाधिकारी वीना पाटिल ने दी। ये प्रसाद है, लोगों की श्रद्धाएं यहाँ पे जुड़ी है, लोगों की भावनाएं हैं और बाप्पा का प्रसाद है तो उसका क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारा जो लड्डू बनता है वो प्योर घी में, गाय का घी हम यूज करते हैं और बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो टॉप क्वालिटी हम इस्तेमाल करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की ही तरह हमारी टीम ने गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं से प्रसाद को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद शुद्ध और सात्विक होता है। भगवान का जो भी भोग लगता है, ये भोग का प्रसाद भगवान का भोग भंडार के अंदर में जो मंदिर के पुजारी है उनकी निगरानी में वो प्रसाद सिद्ध होता है। भोग भंडार में सिद्ध होने के बाद प्रभु को अर्पण होता है। प्रभु को अर्पण हो जाने के बाद वो भोग प्रसाद बनता है और आने वाले भक्तों को घर ले जाने के लिए ठाकुर जी का प्रसाद दिया जाता है।
बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में भी प्रसाद की पवित्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद श्रद्धालु खरीद कर ले जाते हैं, जिससे यहाँ के पुरोहित को इसमें संदेह नजर आता है और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले, जिससे बाबा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद शुद्ध और सात्विक हो। तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था, उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्थलीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है, वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केदारनाथ में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है। उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। हालांकि बद्रीनाथ में भोग बनाने वाले प्रसाद में शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ भगवान को बेसन के लड्डू, केसरी चावल का भोग लगता है। इसके साथ मौसम जैसे जैसे बदलता है, वैसे ही भगवान को भोग लगाया जाने वाला प्रसाद भी बदलता है। यहाँ पे भी बेसन के लड्डू भगवान बद्री विशाल जी को बनते हैं। नित्य प्रति यहाँ पे भगवान को केसरिया चावल का जो भोग लगता है, जिसको हम महाभिषेक और अभिषेक में जो है भगवान को भोग लगाते हैं। तत्पश्चात जिन लोगों के नाम से वो अभिषेक महाभिषेक होता है, उनको वो प्रसादी रूप में दिया जाता है, वो केसरिया प्रसाद और बेसन के लड्डू। इसके अलावा भगवान को 56 भोग लगते हैं यहाँ पे, दाल चावल खिचड़ी इत्यादि का। समय बदलते बदलते अभी कार्तिक का महीना आएगा, यहाँ के जंगल के जो फूल होते हैं उसको जो है उनके फूलों से जो है हम फाफर के लड्डू बोलते हैं उनको। तो समय समय पे जैसे जैसे यहाँ महीना बदलता है, वैसे वैसे यहाँ भोग की पद्धति बदलती रहती है। वहीं मथुरा में दुकानों पर मिलने वाले प्रसाद की जांच शुरू कर दी गई। ब्रज के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास बिकने वाले प्रसाद के नमूने लिए जा रहे हैं और दुकानदारों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसका मकसद है कि यहाँ बिकने वाले प्रसाद में तिरुपति की तरह गड़बड़ी न हो। राजस्थान में सीकर जिले के प्रसिद्ध मंदिर बाबा खाटू श्याम में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर मंदिर प्रशासन सतर्क हो गया है। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी ने बताया कि बाबा को लगने वाला भोग शुद्ध और सात्विक है और किसी तरह की मिलावट की गुंजाइश नहीं। तिरुपति बालाजी में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में मिलावट के बाद से देश के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद पर शक गहरा गया है। ऐसे में जरूरी है कि मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में मिलावट को लेकर खुद सतर्क हो जाएं। देखिए, इस पूरे मामले पर काशी विश्वविद्यालय परिषद ने देश के प्रतिष्ठित मंदिरों की संस्थाओं से चर्चा करने की बात कही, ताकि सभी मिलकर प्रसाद में मिलावट की खबरों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। वैसे काशी विश्वविद्यालय परिषद ने सूखे मेवे, रामदाना, बतासों का भोग लगाने का सुझाव भी दिया है। हमारे भारत में जितने भी देवालय हैं, उन सभी देवालयों में काशी विश्वविद्यालय परिषद ने एक विचार विमर्श करके सभी पूज्य संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के माध्यम से एक व्यवस्था लागू करने का एक निर्णय लिया गया है कि शुचिता और पवित्रता पूर्ण जो भी खाद्य वस्तु हो, उसी का भोग राग में प्रयोग किया जाए। या तो शुष्क मेवादि है, रामदाना है, बताशा है, इस तरह की सामग्री जिसमें घाल मेल करने की कम संभावना हो, तो उन्हीं पवित्र वस्तुओं का भोग राग की सामग्री में प्रयोग किया जाए। जो लोग लड्डू, पेड़ा इत्यादि सामग्रियों का उपयोग करना चाहते हैं, वो देवालय अगर आर्थिक आमदनी पर्याप्त मात्रा में है तो गौशाला का निर्माण करें और पर्याप्त मात्रा में गौ माताओं का सेवन करें। गौ माताओं के संरक्षण के बाद उसके दुग्ध से निर्मित जो सामग्री तैयार हो, उससे भोगराग की व्यवस्था की जाए, जिससे शुचिता बनी रहेगी। एक ही व्यक्ति को सारा टेंडर दे देना, सारा ठेका दे देना, उससे क्या हो रहा है कि वो उसकी संपूर्ति नहीं कर पा रहा, उसकी पूर्ति करने के लिए अखाद्य वस्तुओं का उसमें प्रवेश कर दे रहा है, जिससे जो तिरुपति बालाजी का मंदिर हमारे सामने उदाहरण के रूप में आ चुका है कि कितनी बड़ी वहां पर धूर्तता करके, घालमेल करके हमारे हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। इस तरह के कुत्सित खिलवाड़ अन्य किसी देवालयों में न हो, इसके लिए मंदिरों के जो उत्तरदायी लोग हैं वो लोग सचेष्ट हों और उन लोगों के साथ काशी विश्वविद्यालय परिषद संपर्क करके एक बहुत जल्दी एक खाका तैयार करके सरकार के सामने भी प्रस्तुत करेगी कि शुचिता और पवित्रतापूर्ण प्रसाद हमारे हिंदू जनमानस में वितरित हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई घालमेल की संभावना न हो। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना जरूरी होगा। इसके अलावा पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी भी लगाने होंगे। यह आदेश ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब तिरुपति मंदिर का मामला सुर्खियों में है।
तिरुपति मंदिर में प्रसादम में पशु चर्बी मिलने की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। न सिर्फ मंदिरों में बनने वाले प्रसाद बल्कि आम रेस्टोरेंट और ढाबों पर बनने वाले खाने को लेकर भी योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों, संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पते प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाएं। यानी दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर मालिक से लेकर मैनेजर के नाम और पते बोर्ड पर लिखे होने चाहिए। इस तरह की तमाम जगह पर सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य है। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि दूसरे हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर करना होगा। सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस या प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। खाना तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी का नया ऑर्डर सिर्फ मिलावट पर ही नहीं आया है, बल्कि इस ऑर्डर में और भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की घटनाएं विभत्स हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबों, खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच अनिवार्य है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जांच अभियान चलाकर संचालकों और काम कर रहे कर्मचारियों की जांच की जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के रूट की सभी दुकानों पर जब यूपी में नेम प्लेट लगाने का फरमान आया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब एक बार फिर इस तरह के आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है। हालांकि इस बार सीएम योगी के आदेश में सिर्फ दुकानदारों की नेम प्लेट नहीं है, बल्कि खाने पीने की चीजों में मिलावट और साफ सफाई को भी जोड़ा गया है। खास बात यह भी है कि अगर कोई नया कारोबारी रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना चाहता है तो उसे भी यूपी सरकार के इन नियमों का पालन करना होगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। मतलब ये कि आज से अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश के उद्यम और कारीगरों के हुनर को दुनिया देखेगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इस ट्रेड शो का उद्घाटन दोपहर 12 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। यूपीआईटीएस का समापन 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इस आयोजन के जरिए यूपी के क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर से लोगों को परिचित करवाया जाएगा। इसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाना है। इस बार अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप पर भी खास फोकस दिया गया है। यूपीआईटीएस में 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई गई है, जो पहले संस्करण से ज्यादा है। वहीं अब तक 70 देशों के 350 से ज्यादा कारोबारी इसमें हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ट्रेड शो में QR कोड से एंट्री की जा सकेगी, जबकि मोबाइल ऐप की मदद से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रेड शो में काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सहयोग से वियतनाम, बोलीविया, रूस, वेनेजुएला, मिस्र और कजाकिस्तान के सांस्कृतिक ग्रुप मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं योग की। भारत के योग को दुनिया ने अपनाया है, उसके फायदे से दुनिया वाकिफ है। लेकिन भागते दौड़ते जीवन में योग निद्रा कैसे वरदान बन सकती है, इसे लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली और महाजन इमेजिंग की है। इस रिसर्च में पता चलता है कि कुछ मिनटों का योग निद्रा कैसे घंटों की गहरी नींद के बराबर होता है और कैसे तमाम बीमारियों के लिए योग रामबाण साबित हो रहा है। योग निद्रा यानी योग का एक ऐसा तरीका जिससे आप होश में रहते हुए भी सो सकते हैं और घंटों की नींद की कमी मिनटों में पूरी कर सकते हैं। जाहिर है ऐसी नींद के अपने फायदे भी हैं। बहरहाल योग निद्रा से तन को आराम और मन को सुकून मिलता है, ये बात नई नहीं है। योग निद्रा यानी होश में सोने की प्रक्रिया दशकों से दुनिया भर में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए जानी जाती है। नई बात यह है कि अब इस पर वैज्ञानिक मुहर लग गई है। दरअसल IIT और एम्स दिल्ली की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि योग निद्रा के जरिए मन के भटकाव को रोका जा सकता है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि योग निद्रा हमारे मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित करती है और कैसे कुछ मिनटों की योग निद्रा से काफी सुकून मिल सकता है।
कहीं ना कहीं साइंटिफिक कम्युनिटी के दिमाग में ये बात होती है कि हमारे पास डेटा नहीं है, हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई आप प्रूफ कैसे करेंगे कि योगा से वाकई में फायदा होता है। तो ये जो चीज है इसको प्रूफ करने के लिए केस स्टडीज की गई। मैं भी अभी MRI मशीन के अंदर जाऊंगी और जो पूरी प्रक्रिया थी, किस तरीके से ये स्टडी को किया गया, उससे क्या क्या चीजें सामने आई और पहली बार एक कोरिलेशन बनाया गया है जिससे साइंटिफिक तरीके से ये प्रूफ किया गया है कि अगर आप योग निद्रा करते हैं उससे आपकी बॉडी में क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो MRI के थ्रू, डेटा के थ्रू अब सामने आया है। ये पता लगाने के लिए कि योग निद्रा इंसान की सेहत के लिहाज से कितना फायदेमंद है, IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली और महाजन इमेजिंग की रिसर्च टीम ने मिलकर एक प्रयोग किया। इसके तहत 30 ऐसे लोग जो योग निद्रा का अभ्यास करते हैं और 30 ऐसे लोग जो योग निद्रा नहीं करते हैं, इन सब का फंक्शनल MRI के जरिए ब्रेन स्कैन किया और स्कैनिंग के दौरान उन्हें कुछ निर्देश भी दिए गए ताकि ये समझा जा सके कि इसका प्रभाव दोनों तरह के लोगों पर किस तरह से अलग अलग पड़ता है। और वैज्ञानिकों ने पाया कि योग निद्रा करने वाले लोगों का दिमाग अलग तरह से काम करता है। रिसर्च में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जब हम सामान्य तौर पर सोचते हैं या कुछ नहीं सोचते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा बहुत सक्रिय होता है, लेकिन योग निद्रा करने वालों में ये हिस्सा कम सक्रिय होता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो जो आपके अंदर के संस्कार हैं वो उभर के आते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। एक तीसरी चीज जो निकल के आई कि थैलेमस, एक हमारा ब्रेन का रीजन होता है थैलेमस, जो कि सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको रेस्ट ऑफ द ब्रेन में रिले करता है, तो उसमें भी एक्टिविटी पाई गई है। इस रिसर्च से हुए खुलासों के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि योग निद्रा से न सिर्फ मन को शांत रखने में मदद मिलती है, बल्कि ये कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी मददगार है। जो स्टडी आई है वो सामने निकलकर अब जो तथ्यों के साथ वो बताती है वो यही है कि जो लोग काफी टाइम से योग निद्रा कर रहे हैं उनका सीधा कोरिलेशन, उनकी जो ब्रेन वेव्स हैं, जो फ्रंटल पार्ट है और जो पीछे का पार्ट है, उससे डायरेक्ट कोरिलेशन निकल के आया है। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि अब लोगों को उत्साहित ज्यादा किया जा सकता है और कहीं ना कहीं लोग ज्यादा इस चीज में विश्वास करेंगे। खासतौर से साइंटिफिक कम्युनिटीज और डॉक्टर्स भी अब इस चीज पे विश्वास करने लगेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के योग वाकई में हमारे लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा है कि 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज।